नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं नांदेड़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र की। नांदेड़ में 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अशोक चव्हाण की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हाल ही में अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन उनके प्रति लोगों में गुस्सा है और ये जमीन पर दिख रहा है। इस बारे में बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं मराठवाड़ा रीजन से। एक शंतनु डोईफोड़े हैं जो प्रजावाणी अखबार नांदेड़ से निकलता है, उसके संपादक हैं, और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार संजय वरकड़। संजय वरकड़ इसके पहले न्यूज स्टेट महाराष्ट्र गोवा के डेप्यूटी एडिटर रह चुके हैं, सकाल अखबार के एडिटर वहां पे रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैं शंतनु जी आपके पास आ रहा हूं कि जो खबरें आ रही है उसके तहत बीजेपी को वहां पे नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अशोक चव्हाण को रोककर मराठा समाज के लोग वहां पे उनको सवाल पूछ रहे हैं। हकीकत क्या है? नांदेड़ में लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अशोक चव्हाण और बीजेपी थोड़ा सा दोहरी नाराजगी का सामना कर रहे हैं इस समय। एक तो जैसे ही अशोक चव्हाण साहब ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, तब उनके साथ जो पारंपरिक मतदार रहा है, अल्पसंख्यक, दलित और अदर लोग, जो उनकी पहले नाराजगी अशोक चव्हाण को झेलनी पड़ी। थोड़ा सा नाराजगी उनकी बहुत दिनों तक चली और वो सब उनके साथ में जाते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ रहने का फैसला किया और अशोक चव्हाण के खिलाफ अपन चुनाव में हिस्सा लेने का जो उनका फैसला था, उससे अशोक चव्हाण को थोड़ा सा झटका जरूर लगा था। उसके बाद मराठा आरक्षण का विषय, जो महाराष्ट्र और ज्यादातर मराठवाड़ा में ज्यादा प्रभावी है, वो ये मुद्दा, उस नांदेड़ में अशोक चव्हाण को ही इनका नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इसकी वजह थोड़ी सी आश्चर्यजनक जो है कि मराठवाड़े में 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रहने के बाद भी नांदेड़ में ही मराठा आरक्षण के बारे में अशोक चव्हाण, पर्टिकुलरली अशोक चव्हाण जी को ही नाराजगी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी तफ्तीश करने की अभी जरूरत है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कौन वजह से अशोक चव्हाण को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है इन चीजों का। अच्छा संजय, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? नहीं, अभी जो इंफॉर्मेशन आई है, शंतनु जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा एक बात मुझे भी वही समझ में नहीं आ रही है कि अशोक चव्हाण जो कि मराठा आरक्षण के हित में उन्होंने बहुत सारा काम कर चुके थे, और जब वो अभी प्रचार रैली में जाते हैं तो लोग उनको सवाल कर रहे हैं। लेकिन शंतनु जी ने अभी जैसा कहा है कि बाकी सब लीडर है जो अंतरवाली सराठी में सरकार की तरफ से मनोज जरंगे पाटिल से स्टेट टू स्टेट 1-to-1 बात कर रहे थे, और उन्होंने सरकार का जो कुछ प्रस्ताव था वो लेकर उनके पास गए थे। उसमें अर्जुन खोतकर थे, रावसाहेब दानवे थे, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार है संदीपान बुमरे, ये भी थे। लेकिन इनकी रैलियों में और इनके सब प्रचार के जहाँ अर्जुन खोतकर तो उम्मीदवार है नहीं, लेकिन रावसाहेब दानवे उम्मीदवार है, संदीपान बुमरे उम्मीदवार है, जो कि उसमें अशोक चव्हाण तो सरकार की तरफ से बात करने के लिए कभी आए नहीं वापस। लेकिन ये दो नेता ऐसे थे जो खुद उम्मीदवार है और वो खुद अभी मराठा आरक्षण में सरकार की तरफ से मराठा आंदोलनकर्ताओं से सातत्य से उन्होंने बात करा था कि और सरकार क्या करने वाली है, कुणबी आरक्षण के प्रमाण पत्र के बारे में क्या करने वाली है। जो उनकी एक डिमांड थी मराठी में, जो हिंदी में रिश्ते में क्या कहते पता नहीं, लेकिन सगळे सोयरे का जो कायदा करने की डिमांड थी मराठा आरक्षण की, तो वो डिमांड को लेकर भी इन्होंने ही बात किया है। और ऐसे में अभी ये सवाल उठता है कि अशोक चव्हाण के बारे में, क्योंकि अशोक चव्हाण खुद तो उम्मीदवार है नहीं, वहां पर प्रताप पाटिल चिखलीकर जो अभी विद्यमान सांसद है वो उम्मीदवार है। तो अशोक चव्हाण को ये सवाल किया जा रहा है, इसका तजदीद करना चाहिए, एकदम बराबर है। दूसरा, नांदेड़ का जो इलेक्शन है, जो अभी वो दोहरी नाराजी है बीजेपी के ऊपर। मराठा आरक्षण करताओं की तो नाराजी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, खास करके मराठवाड़ा जैसे इलाके में दूसरी एक नाराजगी है कि वहां पर महंगाई बढ़ चुकी है। खेती माल को राष्ट्र जो डिमांड के भाव है वो देने के उन्होंने आश्वासित किया था, वो कोई डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ ये जो अभी थोड़ा विस्तार से कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अशोक चव्हाण जी का और इनका दोनों का जो बीजेपी में आना हुआ है अजित, तो एक बैकग्राउंडर ऐसा था कि अजित पवार के बारे में खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 70 करोड़
रुपयों का घोटाला करने के बाद में अजित पवार वहां पर चले गए और उसके बारे में मनसे के नेता राज ठाकरे ने भी बहुत 70,000 करोड़ हाँ 70,000 करोड़ का जो आरोप किया था, तो उसके बाद में मनसे के नेता राज ठाकरे इन्होंने भी जाहिर सभा में ये कहा था कि वो कुछ हिंदुत्व या कुछ विकास के लिए उन्होंने तो विकास की बात की, तो विकास वगैरह कुछ नहीं, वो सब झूठ है, वो डर के मारे वहां पर चले गए। तो वही बात वहां पर अभी अशोक चौहान के बारे में भी कही जाती है नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ में। वहां अब दूसरी सबसे अहम बात ये है कि प्रताप पाटिल चिखलीकर और जो अभी अशोक चौहान है, अभी साथ में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों में से उनमें क्या बोलते हो तो बहुत बड़ा संघर्ष उन दोनों में भी देख चुके हैं नांदेड़ की जनता। तो ऐसे में वो दोनों भी साथ में आ चुके हैं, तो ये पूरा एक तरीके से एक अलग ही इलेक्शन का सामना नांदेड़ की जनता कर रही है। अभी शंतनु जी, संजय ने जो कहा कि इससे पहले 2019 में दोनों प्रताप राव पाटिल चिखलीकर जो अभी विद्यमान उम्मीदवार है बीजेपी के, और अशोक चौहान तब कांग्रेस में थे और वो भी उम्मीदवार थे, दोनों ने एक दूसरे पर काफी आरोप किए थे। अशोक चौहान ने ये दावा किया था कि प्रताप पाटिल चिखलीकर जो उनके रिश्तेदार भी है वो उनको घेर रहे हैं। तो अभी उसके बारे में जब ये चुनाव प्रचार था तब लोग क्या सोच रहे थे? नहीं, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में प्रताप पाटिल चिखलीकर जी की जो राजनीति रही है वो अशोक चौहान के खिलाफ ही रही है, और वही उनका प्लस पॉइंट था। जब 2019 में बीजेपी एक अच्छे तगड़े उम्मीदवार की इसमें थी सोच संघर्ष में, तो उनके सामने प्रताप पाटिल चिखलीकर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखा, जो कि अशोक चौहान के खिलाफ डट के खड़े रह सकते, उनका मुकाबला कर सकते। तो उस वक्त ये सोच के बीजेपी ने उनको उम्मीदवारी दी थी, और प्रताप पाटिल भी मैदान में अशोक चौहान के खिलाफ डट के खड़े रहे और चुन के भी आए। तो ये संघर्ष तो पिछले 5 साल भी चलता रहा चुनाव के बाद भी, मगर अचानक ऊपर की ऊपरी सतह पे वो कुछ चीजें हो गई और अशोक चौहान जी इसमें आए बीजेपी में। उसके बाद एक 2-4 दिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि प्रताप पाटिल चिखलीकर जी नाराज है, ये है। मैं जैसे ही उनको उम्मीदवारी मिली भारतीय जनता पक्ष से, तो उन्हें शायद पता चला कि अब अगर चुन के आना है तो अशोक चौहान की मदद अपने को मिलना जरूरी है, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी उनसे एडजस्ट कर लिया। और दोनों के लिए बहुत जरूरी है, अशोक चौहान जी के लिए बीजेपी में जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि प्रताप पाटिल चिखलीकर चुन के आए। ये भी अब उनके साख की बात हो गई है कि अशोक चौहान नांदेड़ में बीजेपी में आके भी अगर बीजेपी हारती है नांदेड़ से, तो अशोक चौहान की साख दाव पे लगती है भाजपा के भविष्य में। तो उनका भी जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने का, कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये दोनों के लिए भी एक जरूरी था मसला कि दोनों एक साथ आए, और वो 2-3 दिनों का थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा दोनों में, मगर उसके बाद दोनों ने भी तय कर लिया कि अब पिछली बातें सब भूल के अपने को एक साथ काम करना है, और वो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि दोनों के लिए अपनी अपनी जीत जरूरी है अपने अपने लिए। तो इसका एक महत्व है। अशोक चौहान भी इसीलिए प्रताप पाटिल चिखलीकर की जीत के लिए डटे हुए हैं कि बीजेपी में उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। संजय जी, हमें बताइए कि जिस तरह से दो घोर विरोधी अब इकट्ठे आ गए हैं और प्रचार कर रहे हैं, मराठवाड़ा में तो ऐसे उदाहरण कई बार हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ तक जो वसंत चौहान है उनके खिलाफ अशोक चौहान ने अपनी बेटी और पत्नी को भी चुनाव में उतारा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो एक ऐसा है कि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन रहेगा दोनों के लिए भी, प्रताप पाटिल चिखलीकर के लिए भी रहेगा, और उतना ही आपने जैसा अभी जिक्र किया है कि अपनी बेटी और पत्नी को भी इलेक्शन में प्रचार के लिए उतारा है। अगर जिस इलाके से अशोक चौहान विधानसभा में आते रहेगा, खास करके भोकर और वो इलाके से, अगर वहां पर उनको कैसा लीड मिलता है, क्या मिलता है, तो वो सब देखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रैटेजी, उनकी जो व्यूह रचना अभी तक के इलेक्शन में जो दिखाई दे रही है मराठवाड़ा में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र या देश में, कि जहाँ जहाँ उनके सिटिंग एमएलए है या उनके मित्र पक्ष के सिटिंग एमएलए है, तो वहां पर इलेक्शन में वो कैसे किस तरीके से अपने साथी को जिताने के लिए क्या करते हैं और किस तरह से पार्टी को मदद करते हैं, वो देखा जाएगा। और उसका एक लेखा जोखा होने वाला है
तो उसके ऊपर बहुत आगे आगे का निर्भर होता है कि जब तक इसके नतीजे नहीं आते, नतीजे आने के बाद में जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट अगर बनती है बीजेपी की, वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार भी नहीं हुआ, कैसे भी करके अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आता है तो फिर मिनिस्ट्री में जाने के लिए अभी राज्यसभा के जो सांसद तो बन चुके हैं अशोक चौहान, प्रताप पाटिल चिखलीकर लगातार दूसरी बार चुन के आने वाले, तो दोनों का भी क्लेम रहेगा। तो ये सब राजनीति की बातें एक तरफ से चल रही है और दूसरी तरफ से जो बोले तो हर तरीके से घायल हुई वाली पार्टी जिसका हम जिक्र कर सकते हैं, हर तरीके से घायल हुई वाली महाविकास आघाड़ी, उनके 40 एमएलए चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी, शिवसेना की भी और कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बड़े नेता जब लड़ाई का वक्त आ गया तो उन्होंने कहा कि हम लड़ाई करने वाले नहीं, बल्कि हम सामने से आके हम आपके खिलाफ लड़ने वाले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये चुनाव जीतने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और शंतनु डोईफोडे खास करके ग्राउंड रिपोर्ट अभी गए 1 महीना भर में तो पूरा ग्राउंड में जाके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बता सकते हैं कि अभी जो प्रचार चल रहा है कांग्रेस का, जो फीडबैक आ रहा है कि उन्होंने पहले बहुत साफ तौर से बता दिया था कि 2 प्रकार की नाराजगी वहां पर दिखाई देती है। एक तो अशोक चौहान के बारे में एक नाराजगी मराठा आरक्षण के बारे में, और दूसरी बीजेपी के बारे में जो नाराजगी है उसके बारे में कोई प्रस्तावित मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा है अभी, लेकिन वो 2 नाराजगी है। तो ऐसे में क्या ऐसा कोई माहौल है कि जो अंडर करंट है और कोई हम समझ नहीं पा रहे हैं, खास करके कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में, क्योंकि वसंत चौहान है वो स्ट्रांग हेड कैंडिडेट बोल के उनका जिक्र हो रहा है, लेकिन वैसा वातावरण परसेप्शन तैयार किया नहीं जा रहा है मीडिया में। तो मैं शंतनु डोईफोडे जी से आप सवाल कर सकते कि क्या है ये, सच है क्या मेरा, क्या उसमें कुछ अलग है? हाँ शंतनु जी बताइए। 8 दिन पहले बिल्कुल जैसा जी संजय जी ने कहा कि वैसा ही माहौल था कि कांग्रेस जो थी वो जो बीजेपी पे नाराज लोग थे उनका जो उनके पास एसेट था उनका, उसके लहर के ऊपर उनका एक अच्छा ये चल रहा था कैंपेन। मगर एक बात मुझे भी समझ में नहीं आया कांग्रेस पार्टी के खासकर कि थोड़ा सा इतना अच्छा माहौल रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी वसंत चौहान के पीछे पूरी ताकत से खड़े नहीं रही। देखिए नांदेड़ में अगर आप स्टार कैंपेनर कौन आए कांग्रेस की तरफ से तो सबसे बड़े नेता उनके नाना पटोले थे, वही आए यहाँ। और बीजेपी की तरफ से कौन आए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ है, मुख्यमंत्री भी पंतप्रधान के साथ आके यहाँ कैंपेन करके गए। अगर बीजेपी को जीतने की ज्यादा संभावना होते हुए भी अगर इतना वो सीरियसली ले रहे हैं कैंपेन और कांग्रेस को थोड़ी सी उम्मीद दिखते हुए भी अगर कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता या नांदेड़ में आने की जहमत नहीं उठा रहा है तो लोगों में यह संकेत जा रहा है कि भाई ये उम्मीदवार अकेला है, इनके पीछे पार्टी खड़े नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो संकेत जा रहा है वोटरों में ये बहुत ज्यादा परिणामकारक आखिरी 2 दिनों में हो सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा इस चुनाव में जीत और हार का जो अंतर रहेगा वो है जो मशीनरी लगती है चुनाव के लिए, किसी भी चुनाव के लिए जो चुनाव कोई भी लड़ा जाता है वो वोटर को आखिरी उसके बूथ तक लेके जाके वोट डलवाने तक चुनाव चलते रहता है। और मुझे लगता है अशोक चौहान और प्रताप पाटिल चिखलीकर ये दोनों भी इसमें बहुत माहिर है इस यंत्रणा को एग्जीक्यूट करने में। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के खेमे में आप देखें तो वसंतराव चौहान अकेले उम्मीदवार है, उनके साथ कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है नांदेड़ में से लीडर जो ये सब चीजें वहां बैठ के करा ले सकता है, वोटिंग करा के ले सकेंगे या जो नाराजी है बीजेपी की तरफ उसको वोट में परिवर्तित कर सके। ऐसा कोई नेता मुझे तो नहीं दिखाई देता है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने भी कोई उनके मदद के लिए या उनको हेल्प करने के लिए ऐसा कोई नेता यहाँ रखा है नांदेड़ में, ऐसा भी कोई माहौल नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अच्छा माहौल होते हुए कांग्रेस खुद के हाथ से ये सीट को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है आज की तारीख में। हमें शत्रुघ्न जी हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से 3 कांग्रेस के पास ये विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से एक नांदेड़ साउथ है, देगलूर है और भोकर जिसमें अभी अशोक चौहान नहीं है। तो ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और बीजेपी के पास नायगांव और मुखेड़ है और एक शिवसेना के पास बालाजी कल्याणकर है।
तो बालाजी कल्याणकर इस वक्त किसके साथ है, और कांग्रेस के जो लोग नहीं, हैं क्या वो वसंत बलवंत चौहान इनके पास साथ है या नहीं है? नहीं, बालाजी कल्याणकर तो एकनाथ शिंदे के साथ रहने की वजह से प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ कैंपेन में है। उनका जो मतदार संघ है उसमें उनका प्रचार चालू है। मगर आपने जिस बात की नांदेड़ साउथ के जो विधायक है वो तो पहले 8 दिन अच्छा रहा कैंपेन में उन्होंने वसंतराव चौहान के साथ। मगर जैसा जैसा समय बीतता गया वैसा कुछ उनको फीडबैक जो पार्टी के तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए था वो उनको भी नहीं मिलने की वजह से वो भी थोड़ा कश्मकश में है। और देगलूर के विधायक जो है वो आज तक कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी है कि उनके जो विधायक है वो जिस जोश खरोश से पहले 4-5 दिन या 8 दिन उनके साथ दिखाई दे रहे थे आज वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। संजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही शंतनु जी ने कि कांग्रेस के खुद के विधायक है वो वहां पे एक्टिव नहीं है। कांग्रेस की कोई ऐसी यंत्रणा आपको दिख नहीं रही है कि मराठवाड़ा में कि जो ये सारे जो मराठवाड़ा के 8 सीटें हैं उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और उसमें जो चुनाव का मैनेजमेंट है उस पर उसके ऊपर नजर रखे हुए ऐसी कोई सिस्टम है क्या? वॉर रूम तो हम सुनते आ रहे हैं, वॉर रूम तो जगह जगह पे खुले हैं कांग्रेस के, लेकिन जैसे शंतनु जी बता रहे कि जमीन पर ये चीजें दिख नहीं रही है। नहीं, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखो कि ये महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन अपने राज्य स्तर पे जो काम कर रहा है तो उसका जो स्थानिक लेवल पर जो मैकेनिज्म होना चाहिए, जो काम करने का एक तरीका होना चाहिए, इलेक्शन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे कि अभी शंतनु देवपुरे ने बताया कि वो वहां पर वो उम्मीदवार सक्षम है, लातूर में उम्मीदवार अच्छा उम्मीदवार दिया है, जालना में भी कल्याणकारी फाइट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पार्टी का एक रवैया होना चाहिए कि हमारे साथ में 2 अलग पार्टियां और साथ में तो अकेले कांग्रेस के साथ में जो कार्यकर्ता नेता है नाना पटोले है या बाला साहब थोरात है अभी वो कांग्रेस के साथ में, तो ये हेवीवेट लीडर का एक एजेंडा होना चाहिए था कि राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता इनका प्रचार यंत्रणा में सहभाग होना चाहिए था। वो दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके ये तो सिर्फ नांदेड़ के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, ये लातूर में भी ऐसा ही हो रहा है, जालना में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये अभी तो मुझे लगता है कि कल तो यहाँ पर प्रचार भी खत्म हो जाएगा नांदेड़ में। तो ऐसी स्थिति में आप तो हाथ में उनके पास वक्त भी नहीं है, लेकिन ये पहला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो हमारे साथ अभी जैसे शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ अगर गए तो नांदेड़ लोकसभा का एक मार्किंग पॉइंट रहना चाहिए था, संभाजीनगर मतदार संघ का एक एजेंडा रहना चाहिए था महाविकास आघाड़ी का कि अपने पास जो लोग छोड़ के गए उनके बाद में वहां पर सेकंड लीडर कौन है जो आपके अपना हमारे साथ में, फिर वो कांग्रेस के साथ में, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के साथ में और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के शिवसेना में। तो इनका कुछ गठबंधन स्थानिक लेवल पर करना चाहिए और एक ज्वाइंट फोर्स होना चाहिए था कि उन्होंने आपस में तालमेल रख के प्रचार करना चाहिए था। वो ये सिर्फ नांदेड़ के लिए लागू नहीं है, तो ये पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के लिए ऐसी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी जिसमें से आपस में कार्यकर्ता। अभी हो रहा क्या है कि जो अगर चंद्रकांत खैरे कैंडिडेट है औरंगाबाद लोकसभा में तो वो कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो लोग है तो वो आ रहे हैं, लेकिन उनको मैकेनिज्म करने किया नहीं जा रहा है। क्योंकि जैसा अभी उन्होंने बताया कि आखिरी के दिन में पूरा पोलिंग बूथ पे मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो तो वसंत चौहान इनको ही करना है नांदेड़ लोकसभा में। तो वहां पर अगर वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी उन्होंने बहुत सालों के बाद में वो इलेक्शन के मैदान में आ चुके हैं, तो वहां पर पहले अगर शिवसेना का कोई विधानसभा का कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का कोई विधानसभा कार्यकर्ता है, शरद पवार के साथ में जो काम कर रहे हैं, तो उनको कैसा चैनलाइज करना है, इसका मैकेनिज्म अगर होता था तो बहुत फायदे का होता था। लेकिन अभी तो बहुत समय निकल चुका है। शंतनु जी, पिछली बार 2019 में वंचित जो बहुजन आघाड़ी है उन्होंने वोट काफी लिए थे, 1.5 लाख से ज्यादा, और यही कारण था कि अशोक चव्हाण को हार का सामना करना पड़ रहा था। इस बार वंचित ने अविनाश भोसीकर नाम का उम्मीदवार दिया है, कितना असर इसका होगा ऐसा आपको लग रहा है प्रचार में? नहीं, वंचित का एक अपना कमिटेड वोटर है मगर एक बात सोचना जरूरी है कि जो उनका जो वोटर है वो विनिंग उसकी संख्या नहीं बनती है। अगर विनिंग संख्या नहीं बनती है तो उनका जो वोटर है जो कमिटेड है वो ठीक है, मगर जो फ्लोटिंग वोटर रहता है वो ये जरूर सोचता है कि अगर अपना कैंडिडेट नहीं जीत रहा है तो अपन वोट देके क्यों अपना वोट जाया कर।
तो ये सोचने वाला जो क्लास है उनके वंचित में भी, तो मुझे लगता है कि जो पिछले बार नया नया वंचित का फैक्टर था और एमआईएम का भी उनको सपोर्ट था, तो एक शक्ति बन के उभरा था वंचित नांदेड़ में। मगर इस बार वैसा चित्र नहीं दिखाई दिया। मुझे तो थोड़ा सा ये डाउट है कि पिछली बार का परफॉर्मेंस भी अगर वंचित कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी, मगर ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है कि वंचित वहां तक भी जा सकेगा, मगर उनका कमिटेड वोटर उनके साथ रहेगा, ये बात तो तय है। जिस तरह से संजय ने बात की कि क्या आपको वहां पे इलेक्शन मैनेजमेंट में कुछ कुछ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि वसंत बलवंतराव चौहान जो है वो पहले से तैयारी वो कर रहे थे, जब से अशोक चौहान गए तब से वो तैयारी कर रहे थे चुनाव की। नहीं, अशोक चौहान गए चुनाव डिक्लेयर होने के 4 दिन या 8 दिन पहले, तो वो तैयारी में नहीं थे। बल्कि अशोक चौहान जब कांग्रेस में थे तो उनको लोकसभा नहीं लड़ना था, इसलिए उन्होंने वसंतराव चौहान का नाम आगे करके रखा था नंबर 2 के लिए। अगर पार्टी अगर मान जाए कि मुझे नहीं लड़ना है, मैं कोई दूसरा कैंडिडेट देता हूँ और उसे जिता के लाता हूँ, तो उन्होंने उसके लिए वसंतराव चौहान का नाम रखा था लिस्ट में। मगर वो भी कब की स्थिति थी कि जब अशोक चौहान कांग्रेस में रह के वसंत चौहान को चुना जीत जीत के लाने की जिम्मेदारी लेते, तो ये सही होता। मगर अब अशोक चौहान खुद ही छोड़ के जाने के बाद वसंत चौहान की जो यंत्रणा है वो उतनी सक्षम खुद की नहीं है, क्योंकि उनका जो एक विधानसभा का क्षेत्र है उसके बाहर उनका काम लोकसभा में कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है बाहर उनका, अगर नायगांव विधानसभा क्षेत्र छोड़े तो मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। जहां तक भारतीय जनता पक्ष का सवाल है, मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है कि पिछले 2 साल से उनकी मैकेनिज्म इतनी पार्टी के लेवल पे इतनी सक्षम उन्होंने बनाया है इसको। आप भी जानते होंगे कि बूथ लेवल के बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख बोले तो मतदार यादी में जो एक पन्ना रहता है उस पे जितने नाम है 25 या 30, उसका एक हेड बनाया है उन्होंने। और जो एक पन्ने पे नाम है 25, उनको लाके वोट करा के लेने की जिम्मेदारी के लिए भी उन्होंने एक पन्ना प्रमुख बोल के एक पोस्ट क्रिएट किए हुए। तो इतनी माइक्रो प्लानिंग बीजेपी ने गत 2 सालों से की है, तो उसके मुकाबले अगर टिकना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस नेशनल लेवल पे वसंतराव चौहान को उसका सपोर्ट रहना चाहिए था, मगर वो सपोर्ट नहीं हो रहने की वजह से, और वसंतराव चौहान की अपनी अपनी मर्यादा है, वो मर्यादा के तहत रहते हुए मुझे नहीं लगता कि भाजपा की इस यंत्रणा का मुकाबला वो कर सकेंगे। संजय जी, मुझे बताइए कि मराठवाड़ा में जो 8 लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा होने वाला है वो मराठा आरक्षण का मुद्दा। मनोज जरांगे पाटिल, आप नजदीक से उनको जानते हैं, आपके साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। चुनाव जब प्रचार शुरू हुआ तब वसंत चौहान के पक्ष में और अशोक चौहान के खिलाफ मराठा समाज रास्ते पर आया, ऐसा हमने देखा है। कई गांवों में बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे महायुति के लोग ना आए। इसका कितना असर होगा? नहीं, मनोज जरंगे पाटिल इनका जो आंदोलन अंतरवाली सराठी में हुआ था, उस वक्त जितने सारे हम पत्रकार थे तो उनके सबके साथ में हम लगभग पूरे दिन वहां पर ही थे, इसलिए उस वक्त जो सारे पत्रकार थे उनके साथ तो जरंगे पाटिल सा इनका थोड़ा सा कांटेक्ट ज्यादा है। बाकी ऐसा उसमें दोस्ती है, ऐसा दोस्ती तो अपनी हर हर एक लीडर से भी है, वो अलग बात है। लेकिन दूसरा एक महत्व की बात ऐसी है कि इसका प्रभाव कितना पड़ने वाला है ये अभी तक तो गुलदस्ते में है, क्योंकि एक मैसेज मनोज जरंगे पाटिल ने पहले जो बोले तो पहला मैसेज क्या था, अभी उसकी कोई अहमियत रही नहीं। पहले तो उन्होंने उम्मीदवार खड़े करेंगे क्या, और हर लोकसभा के हर एक गांव में से उम्मीदवार खड़े करेंगे, ऐसा बहुत सारा होने के बाद में आखिरी निर्णय जो मनोज जरंगे पाटिल ने लिया था कि कोई भी उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे नहीं, किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने मराठा आरक्षण के बारे में विरोधी भूमिका ली है या उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उनको हम गिराएंगे, गिराने का राजनीति हम करेंगे। तो उन्होंने परभणी, ये इलाका ऐसा है कि जहां पर महादेव जानकर इनके बारे में ओपन जाहिर किया कि उनको गिरा दो। इसका मतलब वो अभी सीधा सीधा शिवसेना के उम्मीदवार जो है संजय जाधव, बंडू जाधव, तो वो उनको चुन के जो ऐसा ही दूसरा उसका मीनिंग होता है महादेव जानकर इनको गिराना। तो बाकी मतदार संघ में उनकी ऐसी क्लियर कट भूमिका मराठवाड़े में अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन लोगों के पास एक मैसेज गया है, लोगों ने पूरा ऑब्जर्व किया है कि कहां पर ऐसी वारदातें हुई कि मराठा आरक्षण के पोस्टर्स कई जगह पर निकाले गए कुछ लोगों ने।
कौन किसके कार्यकर्ता थे, कौन से वो उसमें से उम्मीदवार कौन है अभी, तो वहां पर लोग डिसाइड करने वाले हैं। मनोज जरांगे पाटिल ओपन कुछ नहीं बोल रहे आके, लेकिन वो लोग ऐसा सोच रहे कि सोशल मीडिया पे ऐसा कैंपेन है कि मनोज जरांगे पाटिल ने आप लोग को जो बताने का था वो खुलेआम बता दिया। हमें आप लोग को समझना चाहिए कि आप लोग को क्या करना है, तो उसका असर तो होने वाला है, लेकिन जब होगा तब समझ में आएगा। शंतनु जी, हमने जो विदर्भ में जो अभी 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो गए पहले चरण में, उसने हमने देखा कि लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में लिया है। क्या ऐसा माहौल आप नांदेड़ में देख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। जब जिस नाराजगी की आप शुरू से बात कर रहे हैं, ऐसा कोई माहौल नांदेड़ में ग्राउंड लेवल पे नहीं है। थोड़े बहुत वारदातें हुए हैं, मगर एक लहर जो रहती है खिलाफ में या बाजू से, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्लेन तरह से पूरा प्रचार चला यहाँ 21 दिन, और कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ी या इधर उधर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेता आके यहाँ सभा लेके गए। खुद देवेंद्र फडणवीस जी 3 बार यहाँ आ चुके हैं, कल भी उन्होंने 3 सभा ली, मगर ऐसी कुछ वारदात नहीं हुई कि जिससे ये ऐसा कोई कह सके कि बहुत इसके खिलाफ में माहौल है या उनके खिलाफ में उनके बाजू से है। तो मुझे लगता है कि आज तक की तारीख में नांदेड़ की हद तक बहुत अच्छा प्रचार चला है। कुछ छोटी मोटी अशोक चौहान को कुछ विरोध का सामना झेलना पड़ा है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा इतनी तीव्रता उसमें थी। जरूर कुछ घटनाएं हुए, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, मगर उसका मत में कितना परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात रही। शंतनु जी ने बड़ी बात कही कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन वो जो वोटों में इतना असर कितना होगा और ईवीएम में ये जो गुस्सा है वो कितना आएगा, ये देखने वाली बात है। शंतनु जी, आप जुड़े हमसे, आपका शुक्रिया। संजय जी, आप इस चर्चा में शामिल हो गए, आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।